नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि रैंकर्स न्यूज हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल एजुकेशन, उद्योग एवं इससे जुड़े रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करता है व कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तमाम उत्पादों का 99% भाग किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। और आज इसी विषय की खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है फार्मा इंडस्ट्री उत्तराखंड एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की बात हो रही है। सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि आखिर फार्मा इंडस्ट्री है क्या। बेसिकली जो उत्तराखंड में फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो इंडस्ट्री फॉर्मुलेशन यूनिट हैं ज़्यादातर। 350 यूनिट लगभग उत्तर प्रदेश में काम कार्यरत हैं इस समय, और जिनमें मुख्यतः हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और कुछ रुद्रपुर में हैं। ज़्यादातर यूनिट यहाँ पर फॉर्मुलेशन यूनिट हैं। हम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी हैं, रॉ मटेरियल, बेसिक ड्रग्स हैं दवाइयों के, उनको टैबलेट, कैप्सूल फॉर्म में या सीधा अपॉइंटमेंट, जितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक आम मरीज यूज़ करता है, उसको बनाते हैं जी। और यहाँ से हम काफ़ी सारे देशों में डोमेस्टिक मार्केट तो करते ही हैं, और काफ़ी सारे देशों में निर्यात भी ये प्रदेश इस समय कर रहा है। और लगभग पूरे हिंदुस्तान की दवा उत्पादन में संख्यात्मक रूप से देखें तो हम कम से कम 22% से 23% कंट्रीब्यूशन करते हैं इस समय। तो ये उत्तराखंड का है या भारत की तरफ से ही है? जी, ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड स्टेट की प्रोडक्शन है जी। जो पूरे भारत में हमारा स्थान है वो, क्योंकि दवा उद्योग ऐसा है जनरली वो एक क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री है। एक दो इंडस्ट्री कहीं पर नहीं रन कर सकती बहुत आराम से, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आप एक प्रोडक्ट पे देखते हैं, 2 या 3 एक्टिव ड्रग होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे इनएक्टिव प्रोडक्ट की जरूरत होती है एक दवाई के निर्माण करने में। तो वो तभी पॉसिबल है जब किसी स्थान पर एक क्लस्टर डेवलप हो जाए, एक मंडी डेवलप हो जाए। उत्तराखंड संयोग से, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमें एक्साइज का बेनिफिट दिया, उसके कारण और बहुत सारे कारणों से धीमे धीमे सारी इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। आज हम 350 यूनिट हैं, तो सारे सामान की, रॉ मटेरियल की, एक्सीपेंट्स की, पैकिंग मटेरियल की उपलब्धता लोकल लेवल पे हो चुकी है। इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और क्योंकि सारी इंडस्ट्री नई है, सारे नए स्टैंडर्ड का फॉलो कर रही है, इसलिए हमारा प्रदेश पूरे देश में और इवन विदेशों में भी बड़ा सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण से हमें देखा जाता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर है और स्टेट से कंपैरेटिवली। तो मुझे बड़ा गर्व है इस बात को बताने में कि आज कोई भी डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो उत्तरांचल में बने प्रोडक्ट के बारे में कोई शक सवाल इसके माइंड में होता हो। वो सब हमारी क्वालिटी से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं जी। स्वास्थ्य सेवाओं या चिकित्सा सेवाओं में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो फार्मा इंडस्ट्री का होता है। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, दवा उद्योग, आप एक दवा उद्योग है और उद्योगपति है उनसे जुड़े, तो क्या विदेशी खपत दवा उद्योग में है? साथ ही साथ घरेलू खपत के विषय में भी आप हमें बताएं। वैसे देखिए, जनरली जो डोमेस्टिक मार्केट है जी, वो तो हम 100% आत्मनिर्भर हैं जी। हमें कोई भी दवा बाहर से मंगानी नहीं पड़ती। ज़्यादातर मैक्सिमम 89-95% तक दवा देश में ही निर्माण होता है उनका। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कम से कम 173 देशों में हम दवा निर्यात करते हैं हिंदुस्तान में। आज IT के बाद फार्मा सेक्टर वर्ल्ड में हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट सेक्टर है, क्योंकि दवा निर्माण में हमारा स्थान काफ़ी ऊंचा है। हाँ, API या रॉ मटेरियल में हम अभी चाइना से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पॉल्यूशन नॉर्म्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण वो उद्योग अभी उतना आकार नहीं ले पा रहा। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट ने अभी स्कीम भी लाई है, काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम है कि गवर्नमेंट का प्रयास है कि API और रॉ मटेरियल यहीं हिंदुस्तान में बने। बट स्टिल उसके बावजूद भी हम अभी काफ़ी पीछे हैं। चाइना हमसे काफ़ी आगे है, और कम से कम 80-85% बेसिक ड्रग के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। पर जो तैयार दवा है उसमें हम पूरे वर्ल्ड में अग्रणी हैं। और अभी आपने वैक्सीन में देखा, कोरोना के टाइम में सारे वर्ल्ड में हमने कोरोना की वैक्सीन सप्लाई की और बहुत जल्दी तैयार कर ली हमने वैक्सीन। तो वही चीज़ बाकी दवाओं में भी है। हम सारे देशों में, वर्ल्ड के इवन सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में भी काफ़ी सारी दवाइयों का हम लोग यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। और बाकी सारे रशियन कंट्री जितने भी हैं उनमें 100% आपको दवाई की जो अवेलेबिलिटी है वो इंडियन पे डिपेंडेंस है। और काफ़ी देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोग काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो
डोमेस्टिक मार्केट में तो हमें ज़रूरत ही नहीं किसी बाहर के दखल की, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जी, स्वास्थ्य सेवा की यदि हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत में किस प्रकार अस्पतालों की स्थिति है? एक्चुअली सरकारी सेक्टर जो अस्पतालों का है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की साधनों की उदासीनता के कारण वो बिल्कुल बड़ी ख़राब स्थिति में है। इसके कारण सारा बोझ प्राइवेट सेक्टर पे आ गया उसका, और प्राइवेट सेक्टर में उपलब्धता कम होने वाले के कारण या उतनी क्वालिटी पे ध्यान देने के नॉर्म्स नहीं है। एक्चुअली हॉस्पिटल के बारे में जैसे दवाओं के ऊपर आपका गवर्नमेंट का काफ़ी नियंत्रण है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उतना हॉस्पिटल इंडस्ट्री में नहीं है कि ऐसा ही गवर्नमेंट कभी हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, उनकी सर्विस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, इस टाइप का कोई रेगुलेशन नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हमने मतलब भगवान भरोसे छोड़ दी हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश है कि डेवलपमेंट किया जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उनका दुष्प्रभाव है वो दवा उद्योग पर भी पड़ता है? हाँ सर्टेनली, जब एक दवा टाइम से नहीं दी जाएगी, उसका एक ड्यूरेशन है, साइंटिफिक प्रोडक्ट है, उसकी एक ड्यूरेशन है कि भाई 8 घंटे बाद देनी है, 12 घंटे बाद देनी है, या 24 घंटे में एक बार देनी है। जब उसका पैरामेडिकल स्टाफ उतना सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है, वो दवाई की जो डिस्पेंसिंग है वो टाइम पे नहीं करेगा, तो धीमे धीमे उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और मरीज को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इंडस्ट्री को तंगा लगता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी या कुछ और रीजन रहे उनके पीछे, उतना साइड इफेक्ट आए उसके। बट असलियत में जो नाकामी है वो पैरामेडिकल स्टाफ की है, प्रॉपर उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही दवाई की, या दवाई का डिस्पेंसिंग टाइम पे नहीं हो रही, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसको भी हमें जो पैरामेडिकल सर्विसेज हैं उनको भी उनका कंप्लायंस, उनकी योग्यता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी दवाएँ प्रॉपर काम करेंगी जब उनकी प्रॉपर डिस्पेंस की जाएंगी। तो जी, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो लोग भी है जिन्हें दवाओं का अच्छे से ज्ञान नहीं है किस तरह से देनी है, और हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सी नर्स होती है या वार्ड बॉयज होते हैं वो कार्य करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मरीज तो दवा के बारे में कुछ नहीं जानता जी। मरीज तो भगवान को, डॉक्टर को भगवान मानता है। बिल्कुल। जो डॉक्टर ने उसको लिख दिया उसे दवाई वैसे ही खानी है, पर जिम्मेदारी उन लोगों की है जो दवा उनको डिस्पेंस कर रहे हैं, जो दवा उनको खिला रहे हैं हॉस्पिटल में या घर पे वो दवा खा रहा है उसको। एक यहाँ पे अपने हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि बड़े से बड़ा आदमी भी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, वो उसमें अपना दिमाग लगाता नहीं है भी मुझे कैसे खानी है, क्या करना है, जो डॉक्टर ने लिख दिया उसे वैसे ही खानी है। और हमारे यहाँ हमने उसको जब बताया ही नहीं कि बीडी का मतलब सुबह शाम से नहीं होता, उसका मतलब 12 घंटे का डिफरेंस है। वो एजुकेशन लोगों में वो अवेयरनेस पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी हम दवाइयों का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। जी बिल्कुल। सर, घरेलू खपत, आपको क्या लगता है कि फार्मा फील्ड मतलब जो फार्मा है उसके हर क्षेत्र में घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए या किस प्रकार की अपेक्षा आप सरकार से रखते हैं? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि डॉक्टरों की संख्या हमारे यहाँ काफ़ी कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो कौन बताएगा मरीज को कि दवाई क्या खानी है, कैसे खानी है? तो फिर वो मरीज बेचारा काफ़ी कुछ केमिस्टों पर डिपेंड हो जाता है कि भाई गया वो किसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, किसी दुकान से पूछा क्या लूँ, उसने जो दवाई पकड़ा दी वो खा ली, उसका प्रॉपर इलाज ही नहीं हुआ। तो यदि प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबिलिटी होगी, हॉस्पिटल गांव में होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी गवर्नमेंट की जो सीएससी हैं वो इफेक्टिव होंगी, तो स्वाभाविक बात है कि मरीज को प्रॉपर उसका मेडिकेशन होगा, उसको प्रॉपर दवाएँ मिलेंगी और प्रॉपर उसका इलाज होगा। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं उस बारे में। जी, यहाँ पे हॉस्पिटल की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन हॉस्पिटल का निर्माण यदि करा भी दिया जाए तो भारत के अंदर टॉप 20% टॉप ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विदेशों की तरफ रुख कर देते हैं, तो ऐसे में हमें बेहतरीन डॉक्टर्स कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं और कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? नहीं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है कि प्रदेश में जो डॉक्टर एमबीबीएस करेंगे उनको काफ़ी दिन पहाड़ों पर सर्विस देनी पड़ेगी और इंटीरियर में सर्विस देंगी। ऐसे इसी टाइप के रूल बनाए जाएँ कि जो भी डॉक्टर, गवर्नमेंट उसमें पैसा खर्च कर रही है डॉक्टर को बनाने में, एक डॉक्टर को बनाने में करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खर्च होते हैं, तो उसको एक बाउंडेशन रखी जाए कि भाई कम से कम उतने दिन उसे हिंदुस्तान में ही काम करना पड़ेगा और रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा या ग्रामीण क्षेत्रों में उसको अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, हम इतना अट्रैक्शन बनाएं अपनी सर्विसेज में कि वो डॉक्टर बाहर जाने के बजाय उसे हिंदुस्तान में ही काम करने में उतना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिले और उसे एक सुरक्षात्मक माहौल मिले। सबसे बड़ी जो हमारी कमी है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भी राजनीति
राजनीतिक सरकारी हॉस्पिटलों में दखल बहुत है। बिल्कुल। और मारपीट आए दिन खबरें पढ़ते हैं हम लोग, डॉक्टर के संग मारपीट कर दी, किसी मरीज के रिश्तेदारों ने, किसी नेता ने उनके संग बदतमीजी कर दी। ये सबको तो रोकना ही पड़ेगा हमें अल्टीमेटली, क्योंकि अच्छा डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो अपना दिमाग अपने मरीज में लगाना चाहता है, वो बाकी सब चीज़ों में उसका दिमाग नहीं होता। तो हमारी भी, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रोटेक्शन दें और उनकी सुरक्षा के इंतजाम करें और उनको प्रॉपर माहौल दें कि वो काम कर सकें। जी बिल्कुल, फिर उन्हें विदेशों की तरफ रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि विदेशों में भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उतना पैसा वो हिंदुस्तान में भी कमा सकते हैं। पैसे की अब ऐसी कोई समस्या हिंदुस्तान में नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसने जो एजुकेशन लिया उसके लिए उसे माहौल चाहिए, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपने हॉस्पिटल अच्छा बना दिया, मशीनें अच्छी नहीं है उसके पास काम करने को, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड होता है उन सब चीज़ों से। फिर उसको लगता है कि भाई सामाजिक सुरक्षा की प्रॉब्लम है हमारे देश में, कम है काफ़ी, तो अपने भविष्य के, अच्छे भविष्य के लिए वो उधर उधर भागते हैं। तो यदि हम उनको सब कुछ यहीं पर प्रदान कर देंगे और व्यवस्था बना देंगे, तो कोई भी बाहर अपना देश छोड़ के जाना चाहता नहीं है। बिल्कुल, जब उन्हें बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी, सुविधा मिलेगी, तो यही रुकना चाहेंगे। हाँ जी, वैसे भी अपना जो देश होता है, माटी को छोड़कर कौन जाना चाहता है। और बेसिकली कहीं ना कहीं आदमी मजबूरी में ही अपना शहर, अपना स्थान छोड़ता है, और यदि उसे वही माहौल, वही सुख सुविधाएं यदि अपने घर में मिलेंगी, तो कोई भी जो अपना घर छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। जी, अब यदि बात की जाए रैंकर्स ग्रुप की, आपको बता दूं कि रैंकर्स ग्रुप भारत के 6 शहरों में ग्लोबल टॉप 5 स्टैंडर्ड 2000 बेड क्षमता वाले जो है स्थापना के लिए कार्य कर रहा है हॉस्पिटल की। तो आपको क्या लगता है कि इस हॉस्पिटल की स्थापना के बाद दवा उद्योग को या जनमानस को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, हॉस्पिटल की तो कमी है हिंदुस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा कमी है जी। और इस समय महामारी काल है, काफ़ी दिनों से हम लोग बहुत सारी कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, और अभी इस टाइप की प्रॉब्लम आगे आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। वायरल इन्फेक्शन अभी बढ़ रहे हैं और वायरस भी आएंगे, होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो हॉस्पिटलों की संख्या तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो रैंकर्स ग्रुप काम कर रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं, वो अच्छा कर रहा है काम उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ अच्छी बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, उसके साथ अच्छी मशीन, अच्छे डॉक्टर, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए हमें। हार्डवेयर हम बहुत बढ़िया ला दें और चलाने वाला, सॉफ्टवेयर चलाने वाला बंदा ना हो, या सॉफ्टवेयर प्रॉपर ना हो, तो उस हार्डवेयर का यूज़ बेकार हो जाएगा सारा। तो मेरी सिर्फ आकांक्षा ये है कि रैंकर्स ग्रुप और जो भी लोग इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो अच्छे डॉक्टर भी लाएँ। अच्छे डॉक्टर हरिद्वार में आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ के लोगों को सहारनपुर, देहरादून और दिल्ली भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं अपने घर के आसपास में इलाज कराऊँ। बट मजबूरी है, जब अच्छा डॉक्टर नहीं है, अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बाहर जाता है, देहरादून जाते हैं, यहाँ से काफ़ी मरीज, दिल्ली, वहाँ से हरिद्वार से बहुत मरीज जाते हैं। यदि यही फैसिलिटी होंगी तो यही लोग रुकेंगे 100% उसके लिए। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हॉस्पिटल की तो स्थापना हो जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के हॉस्पिटल का योगदान देना चाहिए इस तरह के हॉस्पिटल को, चाहे दवा उद्योग को या किसी भी प्रकार का उद्योग? हर उद्योगपति को, दवा उद्योग तो हमारे से, दवा का और डॉक्टर का तो भाईचारे का संबंध है, हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। पर उसके अलावा बाकी उद्योगों को भी, उद्योगपतियों को भी जो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है उसमें योगदान करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जीवन है तो सब कुछ है। यदि जीवन ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी अच्छे उद्योग लगा दें, कितने भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, शहर को भी कायाकल्प कर दें, यदि रहने वाले स्वस्थ नहीं होंगे, उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, तो स्वाभाविक बात है वो सब किसी काम की नहीं है। तो हॉस्पिटल तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति की ज़िंदगी में, समाज की ज़िंदगी में। तो उसके लिए तो इंडस्ट्री भी, स्वाभाविक बात है, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री सबका जिम्मेदारी है कि उसमें इन्वेस्ट करें और उसको, उनको एक बेटर इंडस्ट्री प्रोवाइड, बेटर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। जी, बहुत बढ़िया, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी, हमारे दर्शकों को बताइए, तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि एक बार दोबारा से आपके साथ चर्चा होगी इसी विषय पर। फिलहाल वक्त हो गया अब अपने दर्शकों से इजाज़त लेने का। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार की कमियां हैं हमारे भारत देश में, वो भी आप ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रैंकर्स न्यूज़। नमस्कार।